गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद इसके बारे में मैंने अपने पहले वाली वीडियो में चर्चा की थी कि रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में मैंने आपको विस्तार से चर्चा की और उससे संबंधित आपको अभ्यास कार्य भी भेजा। आज मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूँ मिश्रित वाक्यों के बारे में। कौन सी वाक्यों के बारे में बच्चों? मिश्रित वाक्यों के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि सरल वाक्य में बच्चों एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक उसमें समापिका क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है। और संयुक्त वाक्य 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वो संयोजक बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अगर उन दोनों वाक्यों को अलग कर दिया जाए तो वो दोनों ही वाक्य अपना स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकट करते हैं। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वे हैं मिश्रित वाक्य, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बच्चों जो मिश्र वाक्य होते हैं, तो मिश्र वाक्य में बच्चों एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक से ज़्यादा आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जो मुख्य उपवाक्य होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और जो उस मुख्य उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य होते हैं उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसा बच्चों पहले बताया कि संयुक्त वाक्यों में जहाँ सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, वहीं मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को बाहर से उन वाक्यों को अलग से निकाल दिया जाए तो वो उनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको तो हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होते हैं अगर उस वाक्य पूरे सेंटेंस से उनको अलग कर दिया जाए तो वो अपना पूरा भावार्थ प्रकट नहीं करते हैं। अभी आपने बताया था कि आपको जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो आपके कंजक्शन से जुड़े होते हैं, यानी वो संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं। उसमें उनके जो संयोजक अव्यय होते हैं क्योंकि, और, इसलिए, ऐसे वाक्यों से, ऐसे शब्दों से जुड़े रहते हैं। जो शब्द होते हैं वो संयोजक अव्यय होते हैं। अब इन जो मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य में जो मुख्य उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रायः ये भी संयोजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। अब ये जो संयोजक शब्द कौन कौन से हैं? जिस, जो, जहाँ, अगर, जैसे आदि से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए, जिसे आपने दिया था वह किताब फट गई। जिसे आपने दिया था वह किताब फट गई। तो इसमें जो हमारा आश्रित उपवाक्य आया है ये वाक्य के प्रारंभ में आया है। कौन सा वाक्य बच्चों बताया अभी हमने आपको? जिसे आपने दिया था वह किताब फट गई। तो यहाँ पर जिसे संयुक्त बोधक अव्यय वाक्य के प्रारंभ में आया है, तो ये पहला वाला वाक्य हमारा आश्रित उपवाक्य है, वह किताब फट गई। तो वह किताब फट गई ये है मुख्य उपवाक्य। तो जो हमारा आश्रित उपवाक्य है वो कहीं भी आ सकता है। वाक्य के प्रारंभ में आ सकता है, वाक्य के अंत में आ सकता है, वाक्य के बीच में आ जा सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा दूसरा एग्जाम्पल जो वाक्य के मध्य में आता है। वह किताब जिसे आपने दिया था फट गई। तो जिसे आपने दिया था, ये जो आश्रित उपवाक्य है वाक्य के बीच में आया है। इसी प्रकार से वाक्य के अंत में भी आ सकता है, वह किताब फट गई जिसे आपने दिया था। तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य हमारा बीच में आया।
इस प्रकार से आश्रित उपवाक्य कहीं भी आ सकता है, वाक्य के अंत में भी आ सकता है, वाक्य के बीच में भी आ सकता है। अब बच्चों बताने जा रहे हैं कि जो हमारे आश्रित उपवाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इनको पहचानने का वही तरीका होता है, अगर कोई आश्रित उपवाक्य संज्ञा की विशेषता बतला रहा है तो वो हमारा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगर हमारा आश्रित उपवाक्य वो संज्ञा का काम करता है तो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। अगर वो आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता बतलाता है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अभी आपको मैंने अपनी वीडियो में आश्रित ये जो मिश्रित वाक्य हैं उनके बारे में चर्चा की। इनको आप अपनी विस्तार से अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़िएगा, निश्चित रूप से समझ में आएंगे। जब इनका अभ्यास कार्य करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। और कहीं कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से आप मुझसे संपर्क करके इनके बारे में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।